मैम यूनिवर्सिटी कमीशन है, विश्वविद्यालय Good, शिक्षा आयोग। good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Good afternoon. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन की क्लास में प्रेजेंटेशन का दौर, जैसा कि आप जानते ही कि चल रहा है। इसके अंतर्गत आज यूनिवर्सिटी कमीशन को पढ़ाने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र जुड़ गए हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप लोग क्लास वाला फील ले लीजिए एक सेकेंड के लिए कि हम आपकी क्लास में हैं। ठीक है, सेकेंडरी की ही क्लास जो ऊपर वाली थी उसमें हूं मैं, तो आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करिएगा कि क्लासरूम में है। और घर में भी ना, आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं या पढ़ाने के लिए बैठते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए बैठते हैं, तो इस तरीके से रेडी होकर के रहिए कि जैसे बिल्कुल क्लास वाला फील। ठीक है। उसके बाद वीरेंद्र आपकी क्लास हो जाए, फिर मैं आज आपको कह रही हूँ, क्योंकि आपकी क्लास, आपकी प्रेजेंटेशन 2 दिन लगेंगे जैसे आप बता रहे थे, जितनी स्लाइड्स हैं और एक्सप्लेन करने में। उसके बाद चॉइस CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये एक नया सिस्टम है जो कि हायर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें कि आप विषय अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो और कैसे आपके मार्क्स क्रेडिट हो जाएंगे एक बैंक में। ठीक है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लासेस होने के बाद परसों। ठीक है, 2 दिन। नाउ द क्लास इज ऑल योर्स, ओवर टू यू वीरेंद्र, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग क्लास। गुड आफ्टरनून, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जैसा कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, और हमें इसके रिकमेंडेशन को देखना है। क्लास में जो इसकी सुझाव थे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किस तरह से हमें ऐसा बनाना है कि भविष्य के लिए और वर्तमान जो उस समय चल रहा था उसमें किस तरह से उपयोगी साबित हो, इस तरह से हमें अपने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को बनाना था। इसके लिए राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था, और हम देखेंगे। तो आयोग का गठन विषय सूची में इसके सदस्य, आयोग ने अपना प्रतिवेदन और आयोग पूर्ण थे, और सर आवाज क्या आ रही है? मैम थोड़ा, आवाज कट रही है। हाँ आवाज आएगी आएगी। थोड़ा सा आप लोग सब म्यूट पे रहिए, कोई भी अपना ऑडियो ना ऑन करे, इवन मैं भी ऑफ करूंगी, तो देखिए ठीक हो जाएगा। ठीक है। और वीरेंद्र थोड़ा सा आप देख लीजिए, माइक्रोफोन्स को प्रॉपर्ली हैंडल कर लीजिए, थोड़ा सा आवाज ना भरभरा रही है, कट रही है बेटा। यस मैम, अब सही आ रही है PPT ठीक चल रही थी। हाँ मैम? हाँ, आवाज सही है? परफेक्ट, बिल्कुल ठीक आ रही। ओके। तो इसमें हम जो उस समय जो शिक्षा थी उस पे क्या प्रभाव पड़ा, या इस समय अभी देखेंगे कि जो विश्वविद्यालय कमीशन था उसका से वर्तमान की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, और उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अ, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, इसे हम कई नामों से जानते हैं। इसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, और उच्च शिक्षा आयोग के भी नाम से जानते हैं। तो इसके सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा सा हम बताएं कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो कि एक प्रख्यात शिक्षाविद और दार्शनिक, राजनीतिक और हिंदू विचारधारा के व्यक्ति थे।
और इनको जो भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार होता है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1954 में। जो इनका जन्म दिवस है 5 सितंबर, उसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने अपने जो प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कई जगह अपना शिक्षण कार्य किया, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और मैसूर विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय आदि विभिन्न जगह इन्होंने अपने शिक्षण कार्य किए। अब देखते हैं हम आयोग का गठन। आयोग का गठन किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ। तो इसमें आयोग का गठन उस समय हम आज़ादी के बाद भारत पहली बार आयोग गठन किया जा रहा था, तो उस समय देखा जा रहा था कि भारत जो है कि बहुत विकसित विकसित नहीं था, विकासशील बहुत गरीब देशों में गिना जाता था। तो उस समय हमें हर क्षेत्र में विकास की आवश्यकता थी और हम अपने हिसाब से जो भी गवर्नमेंट थी अपने हिसाब से भारत के नए निर्माण के बारे में सोच रही थी। तो उसी के क्षेत्र में जो विभिन्न क्षेत्र थे उसमें एक शिक्षा भी था। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम परिवर्तन लाना चाह रहे थे। इसके लिए हमने सबसे पहले उच्च शिक्षा में सुधार की बात करी। तो उच्च शिक्षा में सुधार की बात इसलिए सोची गई कि जो उच्च शिक्षा होती है वह हमारे जो हम चिंतन करने की क्षमता है उसमें विकास करती है। जो हमारा आर्थिक विकास है, सामाजिक, राजनैतिक और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं दूसरे देशों से, तो वो भी हमारे विकास का एक अलग अलग तरह से विकास करने में सहायक होती है उच्च शिक्षा। तो इसलिए हम उच्च शिक्षा के बारे में जो उच्च शिक्षा का विकास था उसके बारे में सोच रहे थे। तो इसके लिए जो अंतर विश्वविद्यालय परिषद, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब, इन दोनों की सलाह पे उस समय जो भी तत्कालीन विश्वविद्यालय थे उनमें विचार किया गया कि हमें किस तरह से अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा को या हायर एजुकेशन को किस तरह से हमें अच्छे से अच्छा करना है कि जो कि वर्तमान में और आने वाले समय के लिए उपयोगी हो और उससे हमारे देश का विकास हो। तो इसके लिए उन्होंने दोनों केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय परिषद, जिसे कि अब भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव में उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत किया कि उन्होंने भारत सरकार से कहा कि एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया जाए। तो भारत सरकार ने इसके लिए विद्यालय आयोग का गठन डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 4 नवंबर 1948 को किया। तो इसमें उन्होंने 4 नवंबर 1948 को इसका गठन किया गया। इसमें जो अध्यक्ष थे, जो कमेटी बनी, जो कमीशन बना, सॉरी, उसमें कुल लगभग 10 सदस्य थे। इसमें से एक इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अध्यक्ष थे और एक सचिव और 8 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि उस समय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, जो कि वहाँ पर वह पूर्वी धर्म और नैतिकता विषय के
प्रोफेसर हुआ करते थे। फिर सदस्यों में डॉक्टर ताराचंद, जो कि सचिव थे शिक्षा सलाहकार बोर्ड के, और फिर डॉक्टर जेम्स एफ डफ, यह दुरहाम विश्वविद्यालय के कुलपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति थे, कि काल डॉक्टर विश्वविद्यालय, डॉक्टर मेघनाथ साहा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर नारायण प्रोफेसर थे विज्ञान विश्वविद्यालय, सर आपकी जॉन आवाज कट टीलर। रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम। सबर करो हैं? सबर सचिव करिए जो बच्चों, नियुक्त सबर की, करिए, एकदम से शिकायत ना किया करो। हाँ मैम थोड़ा सा नेटवर्क। बेटा कोई बात नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, सबर करिए। एक्चुअली मैम बिल्कुल नहीं क्लियर हो रहा था, कट कट के आ रहा। अच्छा, तो एक ऑप्शन ये है कि बोलना तो वहीं से पड़ेगा ना, वरना यस मैम। चलिए चलिए, होगा, ठीक होगा, होगा, शाबाश। जो कि सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे श्री निर्मल कुमार सिद्धांत, यह लखनऊ विश्वविद्यालय के थे, अंग्रेजी विभाग तथा कला संकाय के संकाय अध्यक्ष भी थे। तो इतने सदस्यों की नियुक्त की गई थी। इन जो भी सदस्य थे, इन बिंदुओं पर विचार व्यवहारिक था। वित्त व्यवस्था जैसी विश्वविद्यालय प्रदान से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि समस्याएं हमारे यहाँ पर किस तरह से वीरेंद्र, सॉरी टू इंटरप्ट, वीरेंद्र, उसके लिए उन्होंने वीरेंद्र, उसके लिए वीरेंद्र रुकिए, वीरेंद्र रुकिए। हाँ, ये बताइए कि क्या तरीका किया यस जा मैम। सकता है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बच्चे, क्या तरीका किया जा सकता है बताइए। तो मैम कमरे नेटवर्क के थोड़ा अंदर सा हो, दिक्कत है कहाँ मैम। हो, कानपुर में हो, ये बताओ। घर पे है मैम तो घर थोड़ा सा पे है, खुले एरिया में आ जाइए गांव में। फिर। अगर बंद कमरे में बैठे हैं तो थोड़ा सा खुले एरिया में आ जाइए आप, है ना। लैपटॉप उठा के थोड़े से खुले एरिया में आ जाइए। हाँ हाँ, यस क्योंकि मैम। बच्चे आप कर भी रहे हैं और आपकी सारी मेहनत मतलब कुछ भी रिजल्ट नहीं है। और फिर जब ये यूट्यूब पे जाएगा तो आप खुद ही सुनेंगे इसको, शाम को सुनते ही होंगे, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। जी, अब अब आवाज आज जा इस रही वक्त मैम? आ रही है, जब तुम बोल रहे हो नॉर्मल तब तो नॉर्मल आवाज आ रही है, लेकिन पढ़ाने के टाइम में फिर गायब हो जा रही है, भरभरा जा रही है बिल्कुल। नेटवर्क यानी वही हम कह प्रॉब्लम। रहे हैं, खुले एरिया में बैठिए, ठीक है। पेड़ वेड़ के नीचे आ जाइए कहीं, अगर ऐसी जगह है तो। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है। तो जितने भी सदस्य उस समय 10 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, तो उन्होंने 14 बिंदुओं पर चर्चा की और इस पे एक प्रश्नावली तैयार करी।
प्रश्नावली तैयार करी और उसमें उन्होंने लगभग जो प्रश्नावली तैयार की उन्होंने लगभग 2900 लोगों को प्रकाशित थे 2900 लोगों के पास भेजा और वहां पर उनसे सुझाव मांगा कि किस तरह से हम विश्वविद्यालय शिक्षा जो है उसे हम उसमें सुधार ला सकते हैं, किस तरह से वहाँ पर जो शिक्षकों की जो सेवा शर्तें हैं या फिर अनुशासन है या फिर जो शिक्षण के मानक हैं उसमें हम सुधार ला सकते हैं या अनुसंधान है तो उसमें हम किस तरह से सुधार ला सकते हैं, तो इस पे चर्चा की। तो उन्होंने जो प्रश्नावली तैयार की उसमें उन्होंने 2900 लोगों को प्रकाशित की जिसमें से लगभग केवल 600 लोगों ने उसको प्रश्नावली को भरा और फिर वहां पर जो कमीशन बना था उसके पास भेजा। तो अब देखते हैं आयोग का प्रतिवेदन। तो इसमें पहला 3 स्तरों में प्रतिवेदन तैयार किया गया था। पहला था भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति, उसकी समस्याओं और उन समस्याओं के निवारण हेतु उपायों के संबंध में एक प्रश्नावली तैयार। जैसा कि बताया गया कि प्रश्नावली तैयार की गई और उसे 2900 लोगों को भेजा गया जिसमें से 600 लोग भेजे और उसको जो जिस 600 लोगों ने भेजा था तो वहां पर 600 लोगों ने सॉरी 600 लोगों के द्वारा भेजी गई जो रिपोर्ट थी, जो प्रश्नावली थी, उसके लिए उसको एक आधार बनाया गया। उसके बाद दूसरा जो स्तर था उसमें विश्वविद्यालय का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करना, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, प्राध्यापकों और छात्रों से भेंट कर उनकी कठिनाइयों को वास्तविक रूप से समझना। तो पहले हम पोस्ट के माध्यम से या फिर जिस प्रश्नावली भेजे थे जो उत्तर हमें मिला उसको रखे, उसके बाद जो भी सदस्य थे वो सब प्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय में गए, वहाँ के जो भी कुलपति थे या फिर टीचर थे और जो छात्र थे उनसे मिले और उनसे फिर जो भी वहाँ पर कठिनाई उत्पन्न हो रही है कि टीचिंग में क्या कठिनाई है, प्रशासन में क्या दिक्कत है, तो सभी से अपनी उनकी राय ली और उसको किस तरह से दूर किया जाए, जो कठिनाई आ रही है उसके लिए उन्होंने सभी से सुझाव मांगे। तो इसके दोनों के आधार पर फिर जो आयोग था उन्होंने एक 747 पृष्ठों की एक दस्तावेज तैयार किया जिसको उन्होंने सरकार को 25 अगस्त 1949 को सौंपा। उसमें जो भी जो इन्होंने दस्तावेज तैयार किया था उसको उन्होंने 18 चैप्टर में 18 चैप्टर में डिवाइड किया था जिसमें कि जो सिफारिशें उन्होंने दी थी वह 18 चैप्टर जिसमें ऐतिहासिक पूर्वालोकन है, परिप्रेक्ष्य कि किस तरह से शिक्षा में पहले मिलती थी और किस तरह से सुधार किया जाए, फिर विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, शिक्षक के लिए क्या हो, जो विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं या कॉलेजों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, फिर मानक कैसा हो, पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर पर और अनुसंधान लेवल पर, इस तरह से उन्होंने 18 चैप्टर में बांटा था अपने दस्तावेज को। तो हम एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या कहा था। तो पहला चैप्टर उन्होंने बांटा था कि जो हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट था, मतलब ऐतिहासिक पुनरावलोकन कि जिस तरह से हमें
पिछले समय में वैदिक काल में, बौद्ध काल में या ब्रिटिश काल से बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस हमें किस तरह से शिक्षा प्राप्त होती थी, उसकी चर्चा करी। तो इसमें उन्होंने पहले उच्च शिक्षा में ही बात की है। तो वैदिक काल में सर्वप्रथम उन्होंने वैदिक काल में बताया कि जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी और किस माध्यम से दी जाती थी। तो उन्होंने बताया कि जो उच्च शिक्षा प्रारंभिक वैदिक काल में थी वह गुरुकुल, परिषद, सम्मेलन और परिव्रजाचार्यों के द्वारा दी जाती थी। और जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो उच्च शिक्षा के जो कुछ स्थान थे वह तक्षशिला, केकय, मिथिला, प्रयाग, काशी आदि थे। फिर उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा के लिए बौद्ध काल में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी, ओदंतपुरी आदि यह उच्च शिक्षा के बहुत अच्छे स्थान माने जाते थे। और फिर धीरे धीरे विश्वविद्यालयों का निर्माण शुरू हुआ। फिर मध्यकाल में देखें तो लाहौर, दिल्ली, रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, जौनपुर, अजमेर यहाँ पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था करी गई। और फिर धीरे धीरे ब्रिटिश काल में बताते हैं कि सर्वप्रथम कलकत्ता मदरसा की स्थापना, फिर बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। उसके बाद 1793 में पार्लियामेंट डिबेट करा गया, जिसके बाद 1813 और 1833 में जो आज्ञा पत्र लाया गया जिसके द्वारा कि जो शिक्षा थी उसमें पैसों कितना पैसा खर्च हो उस पर बात की गई। फिर मिंटो मायरो और राजा राम मोहन की बात की गई, बताया गया कि जो ये लोग जो मिंटो मायरा और राम मोहन राय थे उन्होंने पाश्चात्य भाषा और विज्ञान को किस तरह से बढ़ावा दिया, कि हमें पाश्चात्य भाषा और विज्ञान को किस तरह से बढ़ाना चाहिए जो कि भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। फिर हिंदू कॉलेज की स्थापना के बारे में बताया गया कि 1817 में हिंदू कॉलेज और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आया। फिर वुड वुड का घोषणा पत्र 1854, इस पे उन्होंने चर्चा की। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई उसी समय। 1857 में ही 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय थे। उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग 1882 आया। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की बात करी गई। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1919 की बात की गई। उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई और कैब की स्थापना की गई। इन विभिन्न बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की कि हमें जो हमारा शिक्षा का जो बीते समय में हमें शिक्षा किस तरह से विकसित की गई, उच्च शिक्षा, उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी। फिर हम द्वितीय अध्याय में देखते हैं तो जो दूसरा चैप्टर था विश्वविद्यालय का, तो उसमें उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा में अगर विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त हो रही है तो उसका हमें उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो विश्वविद्यालय शिक्षा में उन्होंने बताया कि जो शिक्षा में दी जा रही है, पहला उद्देश्य उन्होंने बताया कि नए भारत का निर्माण करना, कि उस समय आज़ादी तुरंत मिली थी 1947 में। तो उस समय देश में जो भी निर्माण कार्य थे या फिर जो भी देश हमारा
गरीबी से जूझ रहा था, तो किस तरह से विकास किया जाए, तो उसके लिए हमें नए भारत के निर्माण की संकल्पना करी गई कि हमें शिक्षा इस तरह से दी जाए कि हम भविष्य के लिए या जो वर्तमान है उसके लिए हम तैयार हो सकें। फिर ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षा में लोकतंत्र की बात की गई कि सभी को समान अवसर दिया जाए, और न्याय की बात की गई, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भी बात की गई कि हमें और दूसरे देशों से किस तरह से अपने भाईचारा बना के रहना है। फिर नेक्स्ट उद्देश्य था भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। जो भी संस्कृति थी हमारी, उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए विश्वविद्यालयों में, इस पे चर्चा की गई। फिर जो भारत का इतिहास कि जो कितने लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, किसका योगदान था, इसके लिए भी हमें भारतीय शिक्षा का जो ज्ञान, इतिहास का जो ज्ञान है, वह भी उच्च शिक्षा में दिया जाए। फिर और जो उद्देश्य थे, उन्होंने बताया कि शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों का निर्माण करना, इस शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ हों। इसे जैसे कि जो भी हमें समस्या उत्पन्न हो रही है वर्तमान में, उसके लिए हम किस तरह से सोचें या चिंतन करें कि वह समस्या दूर हो सके, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना। नेक्स्ट उद्देश्य था नेतृत्व करने योग्य व्यक्तियों का निर्माण करना, कि हम जब भी जो भी नेतृत्व करता है उसका निर्माण करना। हम चाहे कहीं नेतृत्व करने योग्य व्यक्तियों का निर्माण, चाहे हम राजनैतिक पक्ष में जाएं या फिर आर्थिक पक्ष में देखें, या कहीं भी अगर हम समाज में भी हैं, तो हमें किस तरह से नेतृत्व करना है, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना भी उच्च शिक्षा का उद्देश्य था। फिर प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार करना, जो डेमोक्रेसी थी उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए कि सभी की जो समस्याएं हैं उसको सुना जाए, और सभी की जो समस्या उसका निराकरण कैसे किया जाए, ऐसी भी शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर ज्ञान की सदैव खोज करें, इसके लिए जो भी अनुसंधान कार्य हो या नए नए आविष्कार हो, ऐसे हमें शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि हमें आने वाले समय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो कि व्यक्ति किस तरह से रिसर्च करे या फिर नए नए आविष्कार करे, इसकी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। फिर व्यवसाय का प्रबंध करें, कि शिक्षा ऐसी हो कि अगर कोई विश्वविद्यालय से निकल रहा है या हायर एजुकेशन लेके निकल रहा है, तो वह खुद व्यवसाय कर सके या फिर उसे व्यवसाय मिल सके। शिक्षा ऐसी न हो कि उच्च शिक्षा मिलने के बाद भी लोग बेरोजगार बैठे, तो ऐसी शिक्षा का प्रबंध किया जाए कि जिससे कि व्यवसाय में भी उसका व्यवसाय मिलने में भी सहायक हो। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं उसमें योगदान करने वाले नवयुवक का निर्माण कर। जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जैसे सांस्कृतिक विरासत में जो भी हमारे कल्चर हैं या फिर जो इमारतें हैं, जो भी स्थल हैं, वह हमें उसका संरक्षण किया जाए। किस तरह से हम संरक्षण की भावना उसमें उत्पन्न हो, ऐसे ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर अनुशासन की भावना को विकसित करना, कि हम इस तरह से शिक्षा दें या उच्च शिक्षा इस तरह से हो कि जो भी
बालक या जो भी उसमें विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा है उसमें अपने आप अनुशासन की भावना उत्पन्न हो सके, स्व अनुशासन की भावना विकसित हो सके। फिर नेक्स्ट विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करना। तो उच्च शिक्षा का उद्देश्य यह हो कि जब भी हम कोई भी देश हो या कोई भी राज्य हो उसके प्रति हमें अपने जो भी भाव है सबके प्रति एक जैसा होना चाहिए, या वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट विद्यार्थियों के आध्यात्मिक विकास में योगदान करना। शिक्षा जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है उसके माध्यम से हम आध्यात्मिक विकास बच्चे विद्यार्थियों का कर सकें, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो यह उद्देश्य विश्वविद्यालय आयोग ने निर्धारित किए थे कि जो हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अध्याय 3 में देखते हैं तो नेक्स्ट में उन्होंने बात की है शिक्षक वर्ग, टीचिंग स्टाफ के बारे में। तो इसमें उन्होंने उस समय के जो शिक्षक थे वो उनका जो उस समय का लेवल था, लेवल से आशय है कि सामाजिक स्थिति या फिर आर्थिक स्थिति, जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है या फिर जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनका उस समय क्या स्थिति है उसका अवलोकन करना। उसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों में देखना कि शिक्षक किस तरह से पढ़ा रहा है या किस तरह के शिक्षक हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उसको देखने के बाद तब हमें शिक्षकों के लिए एक मानक तैयार करना चाहिए। जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में बात करी। तो शिक्षकों की नियुक्ति में उन्होंने कहा कि जो भी नियम चले आ रहे हैं उसमें हमें बदलाव करने हैं और नए नियम या मानक तैयार करने हैं कि जो शिक्षक आए उनमें योग्यता होनी चाहिए, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। फिर उनके पदोन्नत के बारे में बात की कि शिक्षकों की पदोन्नत कैसे हो। शिक्षकों की पदोन्नत के लिए या प्रमोशन के लिए हमें केवल उम्र नहीं देखनी चाहिए, उनके कार्यों को भी, उनके रिसर्च पेपर या उनके जो भी वह कार्य कर रहे हैं उनमें अच्छा किए हैं तो उनको प्रमोशन सही समय पे दिया जाना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। अगर लेट होने से फिर शिक्षक के जो मनोभाव हैं उसमें परिवर्तन आने लगते हैं। फिर उन्होंने शिक्षकों के वेतनमान की बात की। शिक्षकों के वेतनमान में उन्होंने जो भी नई वेतन लागू हो वह तुरंत शिक्षकों के प्रति लागू करने की बात करी गई कि हमें जो भी शिक्षक उनको जो भी वेतनमान लागू हो तो उसे तुरंत लागू करना चाहिए। उस समय जो शिक्षक वर्ग थे उन्हें विश्वविद्यालयों में वह 4 श्रेणियों में बांटा गया था, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर। जो 5वां रिसर्च फेलो है, यह प्रत्येक यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च स्कॉलर होते थे, उनके लिए 5वीं श्रेणी रखी गई कि इनसे भी कुछ शिक्षण कार्य कराए जाए, जिससे कि जो शिक्षण में टीचर की कमी या फिर जो रुचि नहीं ले रहे हैं उनके लिए जो रिसर्च फेलो हैं कुछ उनसे भी कार्य कराया जाए। इसलिए कई बुकों में शिक्षकों की 5 श्रेणियां बताई गई हैं। तो यहाँ पर 4 श्रेणियों में बांटा गया था और 5वीं जो श्रेणी थी वह रिसर्च फेलो की थी। फिर इनकी सेवा शर्तों की बात करें तो शिक्षकों की जो कार्यभार था उसके लिए उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह में 18 पीरियड्स होने चाहिए, जो कि ट्यूटोरियल क्लास को लेते हुए और जो रिसर्च कार्य हैं या फिर
लेक्चर हैं उनको लेते हुए उनको 18 पीरियड्स जोड़े जाएं, या जो 18 पीरियड्स हैं उनको कम से कम इतने पीरियड्स पढ़ाने हैं। फिर जो शिक्षक थे उनके लिए आवास की सुविधा भी जो विश्वविद्यालय है उसके पास ही होनी चाहिए, यथा जितना संभव हो सके जहां उनका लेक्चर जो डिपार्टमेंट है उसके आसपास ही उनके आवास की सुविधा दी जानी चाहिए। फिर अवकाश जो कि एक बार में अधिक से अधिक 1 वर्ष और पूरे सेवा काल में अधिक से अधिक 3 वर्ष किया जाए। इससे आशा है कि जो भी अगर टीचर रिसर्च में काम करना चाह रहा है या अपना अगर कोई शिक्षण कार्य है अगर करना चाह रहा है, अगर आधा अधूरा शिक्षण कार्य किया है तो उसे एक बार में अगर जो भी उसे अवकाश दिया जा रहा है एक बार में 1 वर्ष का अवकाश दिया जाए और उनके पूरा सेवा काल में उनके जितने सेवा समय है उसमें अधिकतम 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपने रिसर्च कार्य को या शिक्षा जो भी अगर कहीं अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लिए इतना समय दिया जाना चाहिए। उनके लिए भविष्य निधि की बात की गई कि जो भी शिक्षक है उसके लिए पीएफ की व्यवस्था होनी चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद शिक्षक को कहीं और काम न करना पड़े, जिसके लिए उसे भविष्य निधि प्रदान की है। इसके लिए जो विश्वविद्यालय है उसको और जो गवर्नमेंट है उसके लिए 8% जो निर्धारित धनराशि थी उसका 8% गवर्नमेंट वहन करेगी और 8% जो विश्वविद्यालय है वह दोनों मिला करके उसकी भविष्य निधि में सुरक्षित किया जाएगा। इस पे बात की गई और सेवानिवृत्ति की बात की गई कि जो सेवानिवृत्ति हो वह 60 वर्ष पर हो। जो भी शिक्षक अगर कोई शिक्षक या जो प्रोफेसर है अगर वह का स्वास्थ्य उसका अच्छा है, अगर वह कार्य करना चाह रहा है तो उसका जो सेवा समय है शिक्षण कार्य है वह 64 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जाए, इससे अधिक न बढ़ाया जाए। फिर चौथे चैप्टर में शिक्षण के मानक की बात की गई। शिक्षण के मानक में उन्होंने छात्रों के प्रवेश और पाठ्य पुस्तक जो न्यूनतम अंक है इस पे विभिन्न पर चर्चा की। उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, तो सर्वप्रथम इन्होंने चर्चा की कि छात्र प्रवेश की सीमा कि जिस समय हम देख रहे हैं कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं मनमाने ढंग से छात्रों को एडमिशन देती हैं, जितना सीट है उससे भी कई गुना अधिक हम प्रवेश देखने को मिलता है। लेकिन उस समय बताया गया कि जो विश्वविद्यालय है उसमें 3,000 छात्रों का प्रवेश दिया जाए और जो उससे अटैच कॉलेज उसमें अधिकतम सीमा जो है छात्रों की वह 1500 होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर शिक्षण कार्य विभिन्न जो भी शिक्षक हैं उनके जो शिक्षण कार्य उसके लिए जो भी वह जो अगर शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें अच्छे से प्रिपेयर होके जाना चाहिए और उसके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए शिक्षक के लिए भी कि वह उसमें रह करके अपने जो नोट्स हैं या फिर जो पढ़ाना है उन्हें उसकी अच्छे से तैयारी कर सकें, इसके लिए भी बात करी गई। पाठ्य पुस्तक बताया गया कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसमें जो पाठ्य पुस्तक है उसका निर्धारण न किया जाए कि इसके लिए यही पुस्तक आपको पढ़नी है। तो पाठ्य पुस्तकों का जो निर्धारण है वह जो बच्चों के चिंतन या फिर कह सकते हैं कि पढ़ने की जो
आदत है उसको रुकावट डालता है कि अगर एक ही पुस्तक अगर मानक बना दिया जाएगा तो उसमें जो छात्र है वह सही से पढ़ नहीं पाएगा, या एक ही जो उसके चिंतन की क्षमता है कि विभिन्न पाठ्य पुस्तकें पढ़ करके अलग अलग तरीके से सोच सके, उस पे वह नहीं सोच पाएगा। तो इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षा में उन्होंने पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण पर रोक लगाई थी कि पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण नहीं होना चाहिए और जितनी भी हो सके अच्छी से अच्छी पुस्तकें विश्वविद्यालय में की लाइब्रेरी में रखी जानी चाहिए। फिर सायकालीन कक्षाएं, इसके लिए उन्होंने बताया कि जैसे जो कार्यरत हैं कहीं, जिस तरह से उस समय स्थिति थी कि सभी लोग पढ़ने में सक्षम नहीं थे, कुछ कार्य भी कर रहे थे, तो जो कार्य कर रहा था उसके लिए शाम के समय या फिर रात्रिकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाए, इस पे बात करी गई थी कि कार्य करने के बाद जो पढ़ना चाह रहा है वह पढ़ सकता है। फिर न्यूनतम अंक की बात करी गई कि जो हम प्रथम, द्वितीय या तृतीय अंक प्रदान करते हैं उसके लिए हमें कितना अंक निर्धारण करना चाहिए। तो प्रथम डिवीजन, जो फर्स्ट डिवीजन के लिए उन्होंने 70% मार्क्स निर्धारित किए थे और द्वितीय श्रेणी के लिए 55% और तृतीय श्रेणी के लिए 45% अंक निर्धारित किए गए थे। उन्मुक्ति और विचार गोष्ठियां, उन्मुक्ति का आशय है कि जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है, अगर उसमें कोई स्नातक स्तर का विद्यार्थी, स्नातकोत्तर स्तर का विद्यार्थी है तो उसे जो प्रेजेंटी है, जो वहाँ पर कक्षा में उपस्थिति है, उसके लिए बाध्य न किया जाए। और विचार गोष्ठियों के जो विभिन्न समय समय पर विचार गोष्ठियों को आयोजित करने एक की बजने बात वाला की है, गई थी जिसमें हम भी जिसमें वेट करते हैं। यस मैम। कुछ नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, इस पॉइंट विचार को कंप्लीट गोष्ठियों करिए। विचार गोष्ठियों की बात की गई थी कि जो समय समय पर अपने जो विचार हैं, जो विश्वविद्यालय में छात्र हैं, शिक्षक हैं, तो उनके जो विचार हैं उसको लोगों को बताने के लिए, या जो लोगों के छात्रों के या शिक्षक के विचार हैं उसे सुनने के लिए विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि जो समस्या है, जो बच्चे के मन में विचार है, जो समस्या के बारे में जो सोच रहा है कि इसके बारे में विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक फिर है। हाँ, वीरेंद्र घड़ी यस। का इशारा भी समझिए जरा। और दूसरी बात, थोड़ा सा आपका जो आप ये आपका प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा सिग्नल्स के उसमें थोड़ा सा आप फंस गए, तो उस वजह से थोड़ा सा डिलेड हो गया। इस बात का ख्याल रखिएगा, जहां आज आपने जिस पोजीशन पे बैठ करके, जहां जिस एरिया में, जिस रूम में, जिस स्पेस में क्लास ली है, कल भी आप वहीं क्लास लीजिएगा। जितना आपने एक्सप्लेन किया है उतने पोर्शन से आप अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आज की क्लास को हम एंड करते हैं। जितना हमने डिस्कशन किया है, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है कहीं भी। मैम सर ने आज बहुत अच्छा पढ़ाया मैम। शुरुआत में नेटवर्क इश्यूज रहा, लेकिन इन्होंने मैम ओरिजिनल रिपोर्ट से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं मैम। धन्यवाद। आपको ये नहीं करना था, आपको उसकी तारीफ नहीं करनी है, आपको बस ये बताना है कि आपको कुछ पूछना है, कोई चीज। नहीं, चलिए, क्यूरियोसिटी नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वीरेंद्र। कल की प्रेजेंटेशन में फिर थैंक यू मिलते मैम। हैं। ओके, विद ओके, दिस वी एंड टुडेज मीट। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।